हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एंड टुडे वी विल स्टडी नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। इसमें ओके ये जो स्टडी मटेरियल में पूरे 2-3 चैप्टर को इंक्लूड करके एक बड़ा सा चैप्टर बना दिया है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको पार्ट बाय पार्ट बताऊँ। फर्स्ट इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। नाउ मैंने ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड, आई गेस सेकंड वीडियो होगा रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, जो कि बाकी इंडिविजुअल एचयूएफ वो सब के ऊपर है, और उसके जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के आसपास कुछ होगा, ठीक है। उसमें मैंने फर्दर बताया है कि रेसिडेंशियल ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी हम बाद में पढ़ेंगे एनआर टैक्सेशन में, ठीक है। तो अभी ये बात क्या करते हैं, हम पहले वो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी पढ़ते हैं। उसके यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 एक आएगा, जो कि एक बड़ा सेक्शन है, जो कि एक्रू या डीम टू बी एक्रूड वाले के ऊपर बताता है, तो वो पढ़ेंगे। आई गेस उसको मैं सेकंड वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी या इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी। एंड देन थर्ड वी विल स्टडी एनआर टैक्सेशन, ठीक है। एनआर टैक्सेशन बेसिकली कुछ रेट्स बताएगा नॉन रेजिडेंट वाले के लिए, कि ये वाले इसमें कितना रेट्स लगेगा, क्या लगेगा, और उसमें कुछ ना कुछ टीडीएस के प्रोविजंस भी लगेंगे, ठीक है। तो वो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एनआर टैक्सेशन का तो अलग से ही वीडियो होगा। एंड हियर आई विल इंक्लूड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी एंड सेक्शन नंबर 9, ओके। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस में हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 5 से, दैट इज़ 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे ऑब्वियसली। एंड सेक्शन नंबर 6 का आधा से ज़्यादा पार्ट, मतलब इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, लोकल अथॉरिटी फर्म का, हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर था मॉड्यूल का, चैप्टर नंबर 2, उसमें पढ़ लिया। तो उसका क्वेश्चंस भी हमने कर रखा है, उसका वीडियो मैं विद कंसेप्ट एंड क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो पहले मेक श्योर यू वॉच दैट, एंड देन वी विल स्टडीइंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, दिस टू आर इंपॉर्टेंट। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हम ऑलरेडी आईपीसीएस में पढ़ रहे हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंस अगेन नहीं रखता है, बट यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, ठीक है। ओके, नाउ अ कंपनी वुड बी, पहले इसी से पढ़ती हूँ। अ कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर वो एक इंडियन कंपनी है तो फर्स्ट चीज़ फर्स्ट, अगर हमारी जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा 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 रेसिडेंट होगी। फॉरेन कंपनी के लिए या अदर कंपनीज़ के लिए हम रेसिडेंट कब बोलेंगे, अगर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं, वो इन दैट ईयर इज़ एन इंडिया। इन दैट ईयर का आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली हर साल पे आपने को चेक करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो चेंज हो सकता है ईयर टू ईयर, तो हमको हर ईयर उसमें देखना है उसका स्टेटस क्या है, एंड उस हिसाब से अपने को फॉरेन कंपनी के लिए करना है। इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट ही होगा, अदर कंपनीज़ के लिए अपने को उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस साल क्या है वो देखना है। अगर वो इंडिया में है उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो अपन उसको रेसिडेंट मानेंगे, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे, नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। Now, first, what is place of effective management? So, place of effective management means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are in substance made. ओके, यहाँ पे इसका मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो कमर्शियल डिसीजंस, वो की मैनेजमेंट जो कि बिजनेस कंडक्ट के लिए नेसेसरी है, अगर वो जहाँ पे वो मैनेजमेंट जहाँ पे वो डिसीजंस ले रहे हैं उसको हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोलेंगे। इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, फर्दर हम बाद में पढ़ेंगे, बस मैं आपको करेक्ट बता दे रही हूँ कि डे टू डे रूटीन्स कहीं और हो रहा है और बाकी सब कुछ कहीं और हो रहा है, तो हम डे टू डे रूटीन्स को इम्पोर्टेंस देंगे ही नहीं। जो की मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो कमर्शियल डिसीजंस हैं, जो कि नेसेसरी है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो ही हमारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सर्कुलर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ सर्कुलर्स लाए गए थे इसमें, सर्कुलर नंबर याद कर लें तो वेरी गुड, एकदम ईजी है। सर्कुलर नंबर 6 2017 एंड सर्कुलर नंबर 8 2017, 2 सर्कुलर्स हैं, ठीक है। वो हम फर्दर पढ़ेंगे, उसमें हमको गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताया कि अपन को कैसे पता चलेगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, कैसे क्या है, ये सब पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो पढ़ लीजिए कि इट मे बी नोटेड दैट एन एंटिटी may have more than one place of management but it can have only one place of effective management at any point of time. बहुत सारे प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं, बहुत जगह पे काफ़ी डिसीजंस ले सकते हैं, बट जहाँ पे कमर्शियल डिसीजन, जहाँ पे की मैनेजमेंट की इफेक्टिव डिसीजन जो कि हमारे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए नेसेसरी है, वो सिर्फ एक ही हो सकता है एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि हर साल चेंज हो सकता है, बट एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक ही जगह होगा। प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हर जगह हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है, बट ओनली वन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमको रेसिडेंस ईच ईयर देखना है, पोएम भी ईच ईयर हमको ईयर टू ईयर बेसिस में देखना है। क्लियर है?
नाउ अब हम क्या बोलेंगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, the process of determination of POM would be primarily based on the fact as to whether or not the company is engaged in active business outside India। तो ये बोल रहे हैं, तो अब मैं आपको पहले ब्रीफली बता देती हूँ, फिर हम अंदर में जाएंगे। तो अपने को कैसा पता चलेगा कि जो पोम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। तो अब सबसे फर्स्ट अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए पोम देखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हमारा जो पोम है अगर वो इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, अगर वो इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है। नाउ कब हमको पता चलेगा कि पोम इंडिया में है कि नहीं है, उसके लिए अपने को दो चीज़ देखना पड़ेगा, दैट इज़ एक्टिव बिजनेस। अगर उस बिजनेस का, उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है एंड उसका जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो वो एक नॉन रेसिडेंट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक रेसिडेंट है। रेसिडेंट है मतलब पोम इंडिया में है एंड ही इज़ रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट है तो पोम इंडिया में नहीं है, तो एफर ही इज़ नॉन रेसिडेंट। ठीक है। तो नाउ व्हाट इज़, हमने क्या, हमने दो नए वर्ड पढ़ लिए। पहले तो हमने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हुआ, मैं आपको बताई कमर्शियल डिसीजन वाला, ये वाला। ठीक है। अब आते हैं हम नया वर्ड, हमने क्या पढ़ा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम आउटसाइड इंडिया है तक बोलेंगे अगर हमारा जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है एंड मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया होते हैं। अब नाउ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया, उसका मतलब क्या है, जितने भी बोर्ड मीटिंग होते हैं अगर उसका मेजोरिटी आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो अपने लिए एक पॉइंट हो सकता है कि उसका मतलब वो नॉन रेसिडेंट है, वन ऑफ द पॉइंट। ठीक है। अपने बोथ द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। अब फर्स्ट कंडीशन क्या था, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ना व्हाट डू मीन बाय एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपको बताएगा कि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है कि नहीं है। तो फर्स्ट है कि जो पैसिव इनकम है वो नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम है। ओके, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। एंड लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर सिचुएटेड इन इंडिया एंड और आर रेसिडेंट इन इंडिया। एंड जो पेरोल एक्सपेंसेस है जो कि इंकर ऑन सच एम्प्लॉइज लेस देन 50% ऑफ टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर्स। ओके, नाउ एक्टिव बिजनेस मतलब क्या है, जो 4 कंडीशन है चारों फुलफिल होना चाहिए तब हम मानेंगे कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। अगर कोई सब एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा दैट मीन्स एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो कंपनी है उसका जो टोटल एसेट है उसका 50% अगर इंडिया में है तो वो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है। दैट मीन्स अगर इंडिया में लेस देन 50%, लेस देन, मार्क माई वर्ड्स, अगर इंडिया में लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड, टोटल एसेट ऑफ द कंपनी में 50% से कम अगर इंडिया में है तो वो हम एक कंडीशन हो सकता है हमारा एक्टिव और बिजनेस आउटसाइड इंडिया। सिमिलरली विद द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में से लेस देन 50% इंडिया के हैं या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो अगेन। एंड थर्ड है कि जितना भी हम पेरोल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इनकर्ड ऑन सच एक्सपेंसेस वो 50% ऑफ लेस ऑफ टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर्स हैं। यहाँ पे याद देखो, पहले तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखेंगे, उसके बाद जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ साथ हम उस एम्प्लॉयज़ का क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। मतलब अगर हम जितना भी पेरोल एक्सपेंसेस कर रहे हैं ओवर दोज एम्प्लॉयज़ अगर उसका 50% से कम कर रहे हैं इंडिया में तो हमारा एक्टिव प्लेस बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। दैट मीन्स हमारा इफेक्टिव मैनेज यहाँ पे कम, हमारे कम एक्सपीरियंस या फिर हमारे कम पेरो 50% से कम पेरोल हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ केस होता कि वहाँ पे सपोज जो हमारा मेन की डिसीजन मेकर है वो इंडिया में होता तो ऑब्वियसली 50% से ज़्यादा हो सकता था वो। ठीक है, तो वो एक केस है कि वो एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट टोटल एसेट्स में से 50% लेस देन इंडिया में है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में से लेस देन 50% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिया में या फिर रेसिडेंट इन इंडिया है। एंड जितना भी पेरोल एक्सपेंसेस हो रहा है ऑन टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर उसमें से 50% या लेस इंडिया में हो रहे हैं। ये 3 कंडीशंस चारों फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हुए। फोर्थ कंडीशन है कि जो हमारा पैसिव इनकम है, हमारा जो पैसिव इनकम है नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम हो रहा है इंडिया में। ठीक है, नाउ आपके मन में एक अगेन डाउट आ चुका होगा कि व्हाट इज़ पैसिव इनकम। क्लियर है, तो वो मैं बताती हूँ व्हाट इज़ पैसिव इनकम। ये रहा व्हाट इज़ पैसिव इनकम। Passive income is the aggregate of income from the transactions when both the purchase and sale of goods is from to its associated enterprises। मतलब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं एंड सेल भी कर रहे हैं फ्रॉम या टू एसोसिएट एंटरप्राइज कर रहे हैं। मतलब आप आइदर परचेज कर रहे हैं फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज एंड सेल कर रहे हैं टू एसोसिएट एंटरप्राइज, तो उससे जो इनकम एराइज हो रहा है वो आपका पैसिव इनकम आएगा। ठीक है, अगेन दोनों होना चाहिए, परचेज भी होना चाहिए सेल, मतलब आप परचेज कहीं और से कर रहे हैं सेल एसोसिएट एंटरप्राइज को कर रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा, या फिर आप सेल किसी से कर रहे हैं परचेज उससे कर रहे हैं या वाइस वर्सा, वो आपका पैसिव इनकम नहीं होगा। आपको परचेज एंड सेल फ्रॉम और टू दिया है। ठीक है, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज से करना है। सेकंड क्या बोल रहा है, एंड उसका एग्रीगेट आपको लेना है ना, फर्स्ट ही वाला हुआ। सेकंड है इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम।
वो सब आपका क्या होगा, वो सब आपका पैसिव इनकम हो जाएगा. However, and any income by way of interest will not be considered to be passive income in case of company which is engaged in business of banking or the PFI and its activities are regulated as such under the applicable laws. So अगर वो बैंकिंग कंपनी में उसका काम ही क्या है, उसका तो पैसिव इनकम नहीं, उसका तो मेन एक्टिव इनकम वो हुआ, राइट. मतलब उसका काम ही लोन देना है, या फिर वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि उसका मतलब उसका मेन जो एक्टिव इनकम है वही इंटरेस्ट इनकम है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा. अब अदर देन बैंकिंग कंपनी हो, अदर देन PFI हो, जिसका जो उसमें जो इंटरेस्ट है, उसमें जो रॉयल्टी, कैपिटल गेन, डिविडेंड है, वो रेंटल इनकम है, वो आपके पैसिव इनकम में आएगा. प्लस अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन हुए बोथ द परचेस एंड सेल इज टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस या फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो वो आपको इंक्लूड होगा पैसिव इनकम में. एंड देन दिस पैसिव इनकम शुड बी लेस देन 50% ऑफ टोटल इनकम. अगर वो इंडिया में हो रहा है तो हम वन ऑफ द कंडीशन ऑफ एक्टिव प्लेस बिजनेस आउटसाइड इंडिया. सेकंड है एसेट का, थर्ड है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का, एंड फोर्थ है पेरोल एक्सपेंसेस का. ठीक है. टिबर का इधर का मैं अपना क्रस बता देती हूँ वापस से. इंडियन कंपनी हमेशा 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 रेसिडेंट होगा. अदर कंपनीज के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए हम क्या बोलेंगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए. नाउ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जहाँ पे कमर्शियल डिसीजंस ले रहे हैं और अपने को यहाँ पे ईयर टू ईयर बेसिस में दिखना है. नाउ व्हाट डू मीन बाय कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है. अगर आपका एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो रहा है एंड मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग जितना हेल्ड हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है. तो नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट डू मीन बाय एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. दैट मीन्स ये चारों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए. एंड नाउ व्हाट डू मीन बाय पैसिव इनकम, मतलब ये दोनों इनकम आपका पैसिव इनकम हो जाएगा ना. यहाँ पे आपको और कुछ सर्टेन टर्म्स के यहाँ पे जो हम इनकम पढ़ रहे हैं, ठीक है. बाकी ये सब जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, हमको बताना है. जो भी हम टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे वो एज पर द लॉ ऑफ द कंपनी ऑफ इंकॉर्पोरेशन. वो कंपनी जहाँ पे इंकॉर्पोरेट हुई है उस कंपनी का में उस जगह पे जो भी हमारे लॉ वगैरह टैक्स लॉज हैं उसके बेसिस हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे. अगर एंड इफ टैक्स लॉज डज नॉट रिक्वायर्ड कंपनी ऑफ इंकॉर्पोरेशन देन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. अगर वहाँ पे वैसा उस हिसाब से उसके टैक्स लॉस के हिसाब से नहीं हो रहा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से होगा. क्लियर है टोटल इनकम. ओके ना. यहाँ पे आपको कुछ बताया है, ये भी हम पढ़ लेते हैं. एक सेकेंड. ओके तो वैल्यू ऑफ एसेट्स अपने को कैसे लेना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे लेना है, पेरोल कैसे लेना है, पैसिव इनकम तो हमने पढ़ ही लिया है. तो वैल्यू ऑफ एसेट, अगर हमारी जो एसेट है वो डेप्रिसिएबल एसेट है तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग WDV है उसका एवरेज ले लेना है, या फिर ब्लॉक भी ले सकते हैं जो भी लॉ हमको उस टाइम पे बोलेगा. ठीक है. और अगर वो जो एसेट है वो डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है तो बेसिकली अपने को बुक वैल्यू एज पर अकाउंट्स लेना है. ओके. तो यहाँ पे बोला इन केस ऑफ इंडिविजुअल डेप्रिसिएबल एसेट अपने को एवरेज ले लेना है. इन केस ऑफ पूल ऑफ फिक्स्ड एसेट बिंग ट्रीटेड एज ए ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन अपने को ब्लॉक ले लेना है एज पर द लॉ. और अगर अदर एसेट है तो वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले लेना है. उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे लेंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हम एवरेज लेंगे, मतलब एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द बिगिनिंग एंड द एंड जो हमारे होंगे. और इसमें एक चीज़ ये आपको ध्यान देना है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो कि परफॉर्म करेंगे सिमिलर टास्क टू एम्प्लॉयज़, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड करना है. एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको काउंट करना है, उसमें से फर्दर 50 आपके कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है तो उस हिसाब से आपको इसमें कैलकुलेशन में काम आएगा. ठीक है. उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा. उसके बाद पेरोल बोर्ड है तो पेरोल में हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ सैलरीज, वेजेस, बोनस है, अदर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन है, सारे इसमें इंक्लूड होंगे. ठीक है. और ये सब जो हम एवरेज लेंगे, ये सब जो हम एवरेज लेंगे एवरेज ऑफ 3 ईयर्स लेंगे. और अगर 3 ईयर्स से कम था तो जितना भी ईयर का एग्जिस्टेंस था उनका उतना ले लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या बोल रहा है कि हाउएवर इन केस द बोर्ड इज नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड सच पावर आर बीइंग एक्सरसाइज बाय आइदर द होल्डिंग कंपनी और एनी अदर पर्सन. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो उस कंपनी का बोर्ड है वो कोई भी ऐसा पावर ऑफ मैनेजमेंट एक्सरसाइज नहीं कर रही है, वो कंपनी की जो होल्डिंग कंपनीज हैं वो या कोई एनी अदर पर्सन उस पावर ऑफ मैनेजमेंट ले रहा है, मतलब जो क्रूशियल डिसीजंस है वो ले रहा है. तो और वो जो होल्डिंग कंपनी है या वो जो अदर पर्सन है वो रेसिडेंट इन इंडिया है, तो जो पोम है हम ये मानेंगे कि वो इंडिया में है. अगेन मतलब सब्सटेंस ऑफ फॉर्म हो रहा है, इसमें अपने को ये ध्यान देना है कि कौन क्रूशियल डिसीजन ले रहा है और वहाँ वो कहाँ का है, एंड उस हिसाब से वो कंपनी का भी वैसा होगा. नो डाउट कंपनी पूरी बाहर की हो बट यहाँ पे जो डिसीजंस ले रहे हैं वो इंडिया वाले हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पोम होगा वो कंसिडर टू बी इन इंडिया हो जाएगा. क्लियर है. ओके. ये था अपना नॉर्मल के लिए. इन केस कंपनी इज नॉट एंगेज इन, ये था कंपनी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. ये सेकेंड वाला इन केस कंपनी इज नॉट एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. तो बेसिकली बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये फर्स्ट वाला क्या था. फर्स्ट वाले केस में अपने को ये लेना है एक्टिव प्लेस ऑफ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, सेकेंड में अपने को वो लेना है. तो बेसिकली इसका मैंने एक वीडियो में देखा था कि इसका कैसे डिफ्रेंशिएट होता है. बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, ये जो फर्स्ट केस हमने अभी जो पढ़ा है इसमें ये तब हम एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया देखते हैं जब हमारे पास ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है.
ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है, अभी रिसेंटली ऐसा आया है कि अपने को कंट्री टू कंट्री रिपोर्टिंग करना है। पहले ऐसा कुछ लॉ ही नहीं था कि हमको कंट्री टू कंट्री एनआर कंपनीज़ को रिपोर्ट करना है। तो हमारे पास मतलब क्या था, तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये केस लेंगे। बट अभी क्योंकि वो सेक्शन इम्प्लीमेंट हो गया और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, देयरफॉर ये बेसिकली ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इन केस कंपनीज नॉट एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो ये गाइडलाइन हमको 2 स्टेज प्रोसेस बताती है कि कैसे हम फॉर्म डिटरमाइन करें अगर कंपनी जो कि एक्टिव बिजनेस में एंगेज नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में अपन इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सन्स कौन वो पर्सन है जो कि एक्चुअली की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लेता है फॉर द कंपनी एज अ होल। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ये देखेंगे, हमको एसेट का इन्फॉर्मेशन नहीं, हमको पैसिव इनकम का इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कंपनी एंगेज ही नहीं हो रही एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन वो पर्सन है जो कि एक्चुअली की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन ले रहा है फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल। एंड सेकंड स्टेज अपन डिटरमाइन करेंगे द प्लेस वेयर दिस डिसीजन आर इनफैक्ट बीइंग मेड। ये डिसीजन कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये जो बॉक्स में बोल रहे हैं कि जो प्लेसेस जहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजंस आर टेकन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एज कम्पेयर टू जहाँ पे ये डिसीजंस इम्प्लीमेंट हो रहा है। अपने को प्लेस देखना है कि जहाँ पे ये डिसीजन मेक हो रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि फर्स्ट में अपने को आइडेंटिफाई करना है पर्सन कौन वो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन ले रहा है। सेकंड अपने को डिटरमाइन करना है द प्लेस वेयर द डिसीजंस आर इन फैक्ट बीइंग मेड एंड द प्लेस वेयर डिसीजंस आर मेड आर इंपॉर्टेंट एंड द प्लेस वेयर डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ कि आपको पोर्ट डिटरमाइन करने के लिए एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया बिजनेस टेस्ट देखना पड़ता है। तो ये सब हमारा कंपनीज फुलफिल अगर कर है टेस्ट ऑफ, तो वो हमारे लिए मतलब पोम आउटसाइड इंडिया है। अगर जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग आउटसाइड हेल्प कर रहा है, या फिर इफ डिफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज नॉट बीओडी बट इंडियन पेरेंट, जो मैंने होल्डिंग और रेसिडेंट वाला बताया वो है। ठीक है। यहाँ पे कंपनीज अदर देन हमको पर्सन आइडेंटिफाई करना है कौन की मैनेजमेंट बिजनेस ले रहे हैं और अपन को डिटरमाइन करना है कहाँ पे ये डिसीजन हो रहा है। और नाउ दिस इज ABOI टेस्ट, मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एसेट आ जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा, पेरोल आ जाएगा एंड पैसिव इनकम आ जाएगा। देन ये हियर इट इज एक्सप्लेन कि व्हाट आर द पैसिव इनकम। एसोसिएट एंटरप्राइजेस को बहुत परचेज एंड सेल होना चाहिए एंड देन अगेन रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, ये सब होना चाहिए। बट बैंकिंग कंपनी और PFI वाला का इंक्लूड नहीं होगा। ओके, नाउ सम ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच मे बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द पोम। तो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो अपने को टेक इनटू अकाउंट करना है फॉर डिटरमाइनिंग द पोम आर एज फॉलो। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि जो लोकेशन में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट एंड मेक डिसीजन। यहाँ पे बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल डिसीजन लेते हैं इन सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ क्राइटेरियाज दिए, कुछ केसेस दिए, वहाँ पे आपका प्लेस पोम का क्या होगा वो आपको गाइडिंग प्रिंसिपल में बताया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो मीट करते हैं एंड वो डिसीजन लेते हैं कमर्शियल डिसीजन जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर द क्रूशियल ऑफ द जो कि क्रूशियल होता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे इसका हमारा पोम कैसे डिटरमाइन करेंगे, अपन देखेंगे कि कौन सा प्लेस में डायरेक्टर मीट करते हैं, कौन से लोकेशन जहाँ पे डायरेक्टर मीट करते हैं, जहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं, वो हमारे लिए पोम हो जाएगा। अगर वो इंडिया में है तो वो हमारा और रेसिडेंट हो जाएगा, अगर वो आउटसाइड इंडिया तो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है। ओके, अभी ये सीनियर मैनेजमेंट वाले मैं बताती हूँ बाद में। उससे पहले यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के, वो ये पावर्स को डेलीगेट किए हैं कमिटी को, तो लोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारा पोम डिटरमाइन करेगा। कंपनी बोर्ड कुछ अपने सारे अथॉरिटी या कुछ अथॉरिटी कोई कमेटी बैठा के, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी होते हैं, की मेंबर्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, वो कर सकते हैं। तो अगर वैसा केसेस है तो जहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जहाँ पे वो मीट करती है और जहाँ पे वो डिसीजन लेती है, वो हमारा पोम डिटरमाइन करेगा। नाउ यहाँ पे अभी आते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। तो अगर MD है, CEO है, फाइनेंशियल डायरेक्टर या CFO है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, वेरियस अदर डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स के हेड है। ठीक है, ये सब हमारे सीनियर मैनेजमेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें अगर आपको 2 टाइप से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड, कि वो फर्दर तो नहीं बताता होगा, हाँ आई गेस नहीं बता रहे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो लोकेशन है, मतलब यहाँ पे जो काम है वो फर्स्ट डेलीगेट किया है किसी कमिटी को, तो वो लोकेशन ऑफ सच कमिटी, और या फिर वो डेलीगेट किया है कोई सीनियर मैनेजमेंट को। ठीक है, या तो उन लोग इंडिविजुअल को भी डेलीगेट कर सकते हैं, कमेटी बैठा कर कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये कमेटी, जहाँ पे इन लोग मेट करके डिसीजन ले रहे हैं, वो हमारे लिए पोम डिटरमाइन करेगा, या फिर सीनियर मैनेजमेंट का जहाँ पे लोकेशन है, राइट, तो वो डिटरमाइन करेगा। तो उस हिसाब से आपको ये देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यही है, ये तो कंपनी सीनियर मैनेजमेंट सपोज आर बीइंग इन, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कंपनी डिफरेंट मतलब कि सपोज कंपनी ऑपरेट कर रही है मल्टीपल लोकेशन में,
ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज फॉर्म में करें। इफ द कंपनी इज मोर डिसेंट्रलाइज, फॉर एग्जांपल वेयर वेरियस मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट में ऑपरेट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट ऑफिस लोकेटेड इन वेरियस, देन द कंपनी हेड ऑफिस वुड बी द लोकेशन व्हेन दिस सीनियर मैनेजर। तो यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस कब किसको मानेंगे, हेड ऑफिस मतलब जहाँ पे हमारे इफेक्टिव डिसीजंस ले रहे हैं, तो उसको कहाँ हम कब मानेंगे, कि जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट प्राइमरीली और प्रीडोमिनेंटली बेस हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली रिटर्न टू फॉलोइंग ट्रैवल टू अदर लोकेशन, या मिड वेन फॉर्मेलिटी और डिसाइडिंग की स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आइदर वो जहाँ के वो प्राइमरीली बेस्ड हैं, या फिर जहाँ से वो रिटर्न जब वो कहीं घूम के आते हैं, कोई ट्रैवल करते हैं अदर लोकेशन में, जहाँ पे वो आके रिटर्न आते हैं वो, या फिर मिड वेन फॉर्मुलेटिंग और डिसाइडिंग की स्ट्रेटेजी, जहाँ पे वो मीट करते हैं ताकि वो डिसाइड फॉर्मुलेट कर सकें या डिसाइड कर सकें की स्ट्रेटेजीज, वो अगर अपने को पता है तो वो एरिया, वो लोकेशन हमारा क्या हो जाएगा, पोम डिटरमाइन करेगा। एंड अगर वो इंडिया में है तो वो रेसिडेंट होगा, और एल्स वो एनआर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोले तो मतलब यहाँ पे बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातें करना, रिमोट लोकेशन से करना। तो यहाँ पे अपने को कैसे डिसाइड करना है कि क्या पोम होगा, तो उसके लिए ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सच केसेस अ प्लेस वेयर द डायरेक्टर और द पर्सन टेकिंग द डिसीजन और मेजोरिटी ऑफ देम यूजुअली रिसाइड में बी अ रेलेवेंट फैक्टर। मतलब बेसिकली जहाँ पे मेजर जो भी हमारे हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सीनियर लेवल मैनेजमेंट है, तो मेजोरिटी ऑफ देम कहाँ रिसाइड करते हैं वो हमारे लिए पोम डिटरमाइन करेगा। ठीक है, कब, अगर हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। उसके बाद अगर हम डिसीजन ले रहे हैं वाई सर्कुलेशन रिजोल्यूशन या राउंड रॉबिन वोटिंग, ये भी टाइप ऑफ सर्कुलर रिजोल्यूशन ही होता है, बट यहाँ पे नहीं होता है, ये कहीं बाहर बाहर वाले एरियाज़ में होता है, इंडिया में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे जो पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, ये रहा पर्सन हु हैज़ द अथॉरिटी एंड हु एक्सरसाइज द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, जिसके पास अथॉरिटी कि वो अगेन रिजोल्यूशन सर्कुलेशन के बाद जो डिसीजन ले सके, वो पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंट। ओके, एंड लास्ट है आई गेस यहाँ पे है कि डिसीजन जो कि शेयर होल्डर्स करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंपनी लॉ में कि बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं शेयर होल्डर्स लेते हैं, राइट। जनरल मीटिंग पास होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, हमने ऑलरेडी वो पढ़ रखा है सेक्शन नंबर 180 ये सब। हाँ, तो इसमें अगर जो भी डिसीजन हमारे शेयर होल्डर लोग होते हैं, तो जहाँ पे वो डिसीजन लिया जा रहा है जिस लोकेशन में, वो हमारा पोम होगा। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डे टू डे रूटीन ऑपरेशनल डिसीजंस आर नॉट रेलेवेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोम। मैंने ऑलरेडी बताया कि हमको डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं देखनी है, जहाँ पे क्रूशियल डिसीजंस हो रहे हैं वो प्लेस देखना है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ द एबव फैक्टर डू नॉट लीड टू क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोम दैट द फाइनल गाइडलाइन प्रोवाइड द फॉलोइंग सेकेंडरी फैक्टर्स। तो हमारा जो ये फैक्टर्स थे, अगर अपने अपने से ये फैक्टर से पता नहीं चल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में, तो हमारे ये जो सेकेंडरी फैक्टर्स है वो हम देखेंगे। तो सेकेंडरी फैक्टर्स दो हो गए, क्या क्या हैं, प्लेस वेयर मेन एंड सब्सटेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनीज कैरिड आउट। तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे, जो अभी तक हम क्या देखते जा रहे थे, जो डिसीजंस हो रहे हैं, वो जो डिसीजंस ले रहा है वो कहाँ का है। ठीक है, बेसिकली प्राइमा फेस से अपना वो एरिया था, बट अभी अगर उससे हमको पता नहीं चल रहा है, तो जहाँ पे हमारे मेन एंड सब्सटेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी कैरी आउट हो रही है वो हो जाएगा, या फिर प्लेसेस वेयर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी क्या, जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी का रह रहा है, वो प्लेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए पूर्ण कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो कि जस्ट रीडिंग पर्पज़ के लिए है, तो मैं बस जस्ट आपको रीड करके देती हूँ, माइंडफुली इसको सुनिए। मैं बस एक बार रीड कर रही हूँ। द फैक्ट दैट अ फॉरेन कंपनी इज़ कम्प्लीटली ओन बाय एन इंडियन कंपनी। यहाँ पे फैक्ट की जो फॉरेन कंपनी है वो कम्प्लीटली इंडियन कंपनी ओन कर रही है, वो हमारे लिए कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होगा दैट द कंडीशन फॉर एस्टेब्लिशिंग पोम इन इंडिया। मतलब ऑब्वियसली वो प्राइमा फेसी हमको लग सकता है कि चलो अगर फॉरेन कंपनी कम्प्लीटली इंडिया कंपनी ओन कर रहा है तो वो हमारे लिए रेसिडेंट हो, बट वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसको हम फर्दर डिगिंग करेंगे और हम सारे टेस्ट वगैरह लेंगे, देन उस हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन एंटिटी इन इंडिया वुड इट्सेल्फ अगेन नॉट बी अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंडीशन इज इन इंडिया हैज़ बीन सेटिस्फाइड। अगर उस फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, अगेन दैट डजंट मीन कि ये रेसिडेंट है। उसके बाद द फैक्ट दैट वन और सम ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी रिसाइड इन इंडिया विल नॉट बी अ कंक्लूसिव एविडेंस। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर डायरेक्टर कुछ ऑफ फॉरेन कंपनी इंडिया में रह रहे हैं, अगेन दैट डजंट मीन कि जो भी क्रूशल डिसीजंस हो रहे हैं वो इंडिया में हो रहे हैं, एंड देन फर्दर वो रेसिडेंट है। ओके, and the fact of local management being situated in India in respect of activities carried out by a foreign company in India will not itself be again अगर local management India में हो रहा है, that doesn't mean कि ये resident है। And last is the existence in India of support function that are preparatory and auxiliary in character will not be conclusive evidence.
ओके मतलब सपोर्ट फंक्शंस अगर इंडिया में है या फिर ऑक्सिलरी कैरेक्टर्स अगर हमारे इंडिया में, देन अगेन इट इज़ नॉट अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस कि हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंट इन इंडिया है। ओके तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एंड देन फिर हमारा एक इलस्ट्रेशन है। तो इससे आई गेस ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन 115JH आई गेस वो करने से हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस होता कंपनी क्लियर हो जाएगा। ओके तो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है कि कंपनी एक सोर्स एंड एंटिटी है जो कि इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप्स है जो कि कंट्री एक्स में इंकॉर्पोरेट हुई है और उसकी 100% सब्सिडरी कंपनी है, इंडियन कंपनी है। एंड बेसिकली जो वेयर हाउस और स्टॉक है वो उनका ओनली एसेट है और वो अगेन कंट्री एक्स में लोकेटेड हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर आल्सो इन कंट्री एक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एसेट वाला कंडीशन अपने आप फुलफिल हो रहा है क्योंकि सारे एसेट उधर है, तो लेस देन 50% ऑब्वियसली इंडिया में नहीं है। द एवरेज इनकम वाइज ब्रेकअप ऑफ द कंपनी टोटल इनकम ऑफ फॉर 3 years इज, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30 यहाँ पे बोल रहा है 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वेयर परचेजेस आर मेड फ्रॉम पार्टीज विच आर नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड सोल्ड टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पैसिव इनकम मतलब बोथ परचेज एंड सेल इज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे ये हमारा पैसिव इनकम नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन वे परचेज आर मेड फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड सोल्ड टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अगेन दिस इज आर पैसिव इनकम। एंड नाउ फॉर AOB एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट के लिए अपने को 50% या लेस पैसिव इनकम हमारा इंडिया में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा 30% एक हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन में परचेजेस आर मेड फ्रॉम एसोसिएटेड बट सोल्ड टू नॉन एसोसिएटेड, तो ये अगेन पैसिव इनकम नहीं आएगा। एंड देन यहाँ पे बोल रहा है कि 10% ऑफ द इनकम इज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि वो बैंकिंग कंपनी है या वो PFI है, तो यहाँ पे आपका 10% भी आ जाएगा। तो टोटल हमारा पैसिव इनकम यहाँ पे 40% होगा। अगेन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन यहाँ पे अपने को एसेट एंड एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी है वो सारे आउटसाइड इंडिया ही, तो यहाँ पे हमारा वो भी टेस्ट फुलफिल कर रहा है। देयरफॉर ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के बारे में बता रहा है। ओके इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोल रहा है कि अदर फैक्ट हमारा एज सेम इन एग्जाम्पल 1 है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 50 एम्प्लॉयज़ हैं। 47 एम्प्लॉयज़ जो कि वेयर हाउस स्टोर कीपिंग एंड अकाउंट ऑफ द कंपनी को मैनेज करते हैं, वो लोकेट करते हैं कंट्री एक्स में। तो 47 डिवाइडेड बाई 50 इज ऑफकोर्स मोर दैन 50% इज़ फ्रॉम कंट्री एक्स। सो देयरफॉर ये वाला कंडीशन भी अपना फुलफिल हो रहा है कि 50% या उससे लेस हमारे इंडिया में है। तो ऑब्वियसली खाली 3 एम्प्लॉयज़ हमारे इंडिया में हैं अगर अपन एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन भी मिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, CEO है एंड जो सेल्स हेड है, सब देखो मेन लोग हैं। ठीक है, वो रेसिडेंट इन इंडिया है। टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेंडिचर ऑन दिस 50 एम्प्लॉयज इज ऑफ ₹5 करोड़। और ये जो एनुअल एक्सपेंसेस जो इंडिया वाले हैं जो कि MD CEO है वो 3 करोड़ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला है कि टोटल 5 करोड़ है बट 3 करोड़ वाले इंडिया को जा रहे हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 करोड़, तो 60% हमारा कितना जा रहा है, इंडिया में जा रहा है। तो अगेन यहाँ में हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो देयरफॉर दिस कंपनी इज नॉट एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है कि जो बेसिक फैक्ट्स जो गिवन है एग्जाम्पल 1 में वही सेम है। फर्दर फैक्ट्स हमको यहाँ पे ये दिया है कि जो डायरेक्टर्स ऑफ द ए कंपनी है वो इंडियन रेसिडेंट है एंड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 5 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज हेल्ड ऑन विच 2 वेर हेल्ड इन इंडिया एंड 3 वेर हेल्ड इन 2 कंट्रीज, दैट इज कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। तो यहाँ पे अपन मान लेंगे कि कंपनी एंगेज है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल 1 तो एस्टेब्लिश हो रहा है और जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग है एग्जाम्पल 1 तो एस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पे ये ध्यान दो, पोएम हमने कब पढ़ा कि हमको कब पता ये होगा, ये हमारा आउटसाइड इंडिया है कब, अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। और जो सेकंड मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया है, बोथ द कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इसके लिए फिर 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो एग्जाम्पल 1 में तो अपन हमको पता ही है कि ABOY टेस्ट हमारा फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 3 आउट ऑफ 5 आउटसाइड इंडिया हो रहा है। देयरफॉर द पोएम इज प्रेजेंट टू बी आउटसाइड इंडिया। एग्जाम्पल 4 में बोल रहा है कि फैक्ट्स आर सेम इन एग्जाम्पल 3, मतलब हमारी मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया हो रही हैं ज़्यादा। ओके एग्जाम्पल 4 the facts are same as in example 3 but it is established by assistant officer that although a company's senior management team signs all the contract for all the contract above 10 lakh, A company must submit its recommendation to B company and B company make the decision whether or not the contract must be accepted। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो A कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट है ना, बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो साइन करते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख से ज़्यादा है तो वो रिकमेंड करते हैं B कंपनी को एंड देन B कंपनी डिसीजन लेता है कि वेदर वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। और इट इज़ ऑल्सो सीन कि जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मोर देन 99% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे अबव 10 लाख थे एंड ओवर पास्ट ईयर्स सेम ट्रेंड हमारा देखने
सुनने को आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बी कंपनी ही सारे डिसीजंस ले रही हैं। दिस फैक्ट सजेस्ट दैट द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द ए कंपनी मे हैव बीन अनरप्टेड बाय द पेरेंट कंपनी बी कंपनी। देयरफॉर जो पोएम ऑफ ए कंपनी है वो अब उसके हिसाब से नहीं होगा, बट जो बी कंपनी है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, ओके नाउ, और बी कंपनी हमारा अगर इनसाइड इंडिया है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, मतलब क्योंकि एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया इट्स ओके, बट जो बोर्ड मीटिंग है वो हेल्ड आउटसाइड इंडिया नहीं है। सॉरी, एक्टिव प्लेस बिजनेस आउटसाइड, therefore poem of a company may in such cases be not presumed to be outside even though उसका जो एक्टिव बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया है और जो बोर्ड ऑफ मीटिंग दोनों आउटसाइड इंडिया है, बट तब भी हम उसको ये ऐसा नहीं मानेंगे कि वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है। और ये वाला किस में हमने यहाँ पे ये जो मार्क्ड वाला यहाँ पे नहीं पढ़ा था होल्डिंग कंपनी के लिए, वो ये केस बता रहा था। ठीक है, कहाँ ये पे दिखा देती हूँ, ये वाला हाउएवर इन केस बोर्ड इज नॉट एक्सरसाइजिंग द पावर, और वो होल्डिंग कंपनी या कोई अदर पर्सन कर रहा है जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है, तो पोम उसको हम कंसिडर करेंगे। उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। ओके, मतलब एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, मेजॉरिटी मीटिंग्स भी है, बट यहाँ पे वो जो डिसीजंस ले रहे थे वो इंडिया का रेसिडेंट है तो इंडिया माना जाएगा। एग्जाम्पल 5, An Indian multinational group has a local holding company, a company in country X। तो एक इंडियन मल्टीनेशनल है, उसका लोकल होल्डिंग कंपनी ए कंपनी लोकल है, मतलब कंट्री एक्स में है। ए कंपनी का 100% डाउन स्ट्रीम सब्सिडी है बी कंपनी एंड सी कंपनी इन कंट्री एक्स, और जो डी कंपनी है इन कंट्री वाई। Okay, the A company has income only by way of dividend and interest from investment made in its subsidiaries. Place of effective management of A companies in India is exercised by ultimate parent company of the group. Subsidiary B, C, D are मैं इसको summary करूँगी, मैं पढ़ लेती हूँ। Subsidiary B, C, D are engaged in active business outside India. Meeting of board of director of B, C, D are held in country X and Y respectively. तो उसका मैंने एक समरी बनाया, ये आपको बताती हूँ। तो बेसिकली एक ए है जो कि अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, एंड वो जो कंट्री में रह रही है, वो जो कंट्री में रह रही है वो कंट्री एक्स है। ठीक है, उसके 3 सब्सिडियरी बी, सी एंड डी। अब यहाँ पे जो बी और जो सी है वो कंट्री एक्स में है, और ये जो डी है वो कंट्री वाई में है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये जो ए कंपनी है इसका हमको पोएम बता दिया है, और ये पोएम के हिसाब से ये रेसिडेंट है। तो आपको ये बताना है कि जो बी, सी और डी का क्या होगा। हाउएवर यहाँ पे आप लोग मेंशन करते हैं कि जो बी, सी और डी है ये एंगेज हो रहे इन एक्टिविटीज़ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और जो मीटिंग्स भी है वो रिस्पेक्टिव में हो रही है। दैट मीन्स बेसिकली आप लोग को ये बता दें कि जो बी, सी, डी है, ये जो बी, सी, डी है इसका जो पोम है वो इंडिया में नहीं है, बट हमारी जो होल्डिंग कंपनी है उसका जो पोम है वो इंडिया में है। तो बेसिकली आप हमको आंसर यही लिखना है कि हमको इस सब्सिडरी का सेपरेटली देखना है। Mainly because the poem of an intermediate holding company is in India, it shall not be taken to be in India. Each subsidiary has to be examined separately, as indicated the fact that B, C, D are independently engaged in active business outside India, and majority of board meetings of these companies are also held outside India. तो इसका जो poem होगा वो outside India होगा। ठीक है, फर्दर सीबीडीटी सर्कुलर 8/2017 also क्लैरिफाई की जो पोम गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा कंपनी जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव और ₹50 करोड़ और लेस इन फाइनेंशियल ईयर है। हमने स्टार्टिंग में ही 2 सर्कुलर पढ़े थे, अभी तक जो भी सर्कुलर आया था वो 6/2017 के ऊपर आ रहा था। अभी जो सर्कुलर है वो 8/2017 में यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होगा पोम की गाइडलाइंस अगर कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव 50 करोड़ से भी कम है इन फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ एग्जाम्पशन लिमिट दी गई है छोटे लोगों को। ठीक है, नाउ कम द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, एकदम इजी है, इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा बिना आंसर पढ़े। ओके, ABC INC एक स्वीडिश कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है और नॉट उसका कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, और उसने एक लाइजन ऑफिस सेटअप किया है मुंबई में। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि लाइजन ऑफिस किसको बोलते हैं। लाइजन ऑफिस बेसिकली जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है या फिर जहाँ पे बेसिकली एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए हम खोले रहते हैं। सपोज़ आपकी कंपनी है अमेरिका में एंड आपको इंडियन के कस्टमर्स चाहिए, तो बेसिकली आप एक ऑफिस खोल दो और वहाँ पे उस ऑफिस में एडवर्टीजमेंट पर्पज़ ही होंगे आपके प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइसेंस ऑफिस हुआ है सेटअप है मुंबई में। ठीक है, इन कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस टू लुक आफ्टर इट्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट, मैंने जो बताया अवेयरनेस करना, एडवर्टीजमेंट करना, फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना। जो लाइसेंस ऑफिस है वो अपना डिसीजन लेता है रिलेटिंग टू डे रूटीन ऑपरेशंस एंड परफॉर्म सपोर्ट फंक्शंस दैट आर प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी इन नेचर।
द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर हाउएवर इन सब्सटेंस मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट स्वीडन। तो हमको स्टेटस बताना है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो ये वही है जो सिग्निफिकेंट डिसीजंस कौन ले रहा है, स्वीडन में ले रहा है, तो जो फॉर्म होगा वो हम स्वीडन का ही मानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 6.3 बताया कि इफेक्टिव कंपनी इंडियन कंपनी के लिए हमेशा रेसिडेंट है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बताया है। यहाँ पे आपको अगेन लाइसेंस ऑफिस, यहाँ पे आपको इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब बता दिया है कि जहाँ पे की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन लेता है, जो कि अगेन क्रूशल होता है फॉर द डिसीजन मेकिंग फॉर द पर्पज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे ये लाइसेंस ऑफिस सबमिट किया है एंड ये इस नेचर में है ये वो। तो यहाँ पे हेंस ABC लिमिटेड बीइंग अ फॉरेन कंपनी इज नॉन रेसिडेंट सिंस इस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। ओके, अभी वो 115J सेक्शन बचा और सेक्शन नंबर 5 बचा, तो पहले बार सेक्शन नंबर 5 का के ख़त्म कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 5 प्रोवाइड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन टर्म ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी बिकॉज इंसिडेंट्स। तो बेसिकली आपको 3 कॉलम बनाना है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, NOR एंड NR। तो यहाँ पे अपने को पता है जो भी इनकम रिसीव हो रही है या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हो रही है, वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, मतलब आपको अगर कोई भी इनकम रिसीव इंडिया में हो रही है, ठीक है, तो वो आपको वो इंडिया में टैक्सेबल होगा तीनों के लिए। ये डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हो रही है, चाहे वो इनकम कहीं भी अर्न हो रही है बट आके इंडिया में रिसीव हो रही है, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। उसका जो इनकम एक्रू हो रहा है अराइज और डीम टू बी एक्रू हो रहा है अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर रिसीव कहीं भी हो रही है बट वो एक्रू हो रही है इंडिया में। पहले हमने क्या पढ़ा, एक्रू हो रही है बाहर, रिसीव हो रही है इंडिया में, या डीम टू बी रिसीव हो रही है, तो तीनों के लिए रिसीव हो रही है बाहर बट एक्रू हो रही है इंडिया, या डीम टू बी एक्रू इंडिया हो रहा है, तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया हो रही है और वो रिसीव हो रही है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। आपको अक्रू हो रहा है आउटसाइड इंडिया, रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे NR के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी दोनों के लिए टैक्स लगेगा। उसके बाद जो इंडिया इनकम जो इनकम है जो कि एक्रू और अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड हो रहा है इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, तो यहाँ पे आपका इसमें सब लगेगा, इसमें और इसमें नहीं लगेगा। एंड इनकम विच एक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रेसिडेंट एंड रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द, बस यहाँ पे रेमिटेंस हो रहा है, ठीक है। रेमिटेंस में क्या होता है, रेमिटेंस मतलब आप बेसिकली अपना पैसा बाहर ले रहे हैं एंड अपने किसी पर्सनल पर्पज़ के लिए आप या कोई भी पर्पज़ के लिए आप इंडिया पैसा भेज रहे हैं, उसको रेमिटेंस है। तो रेमिटेंस हमारा कब किसी में भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि हम ये एज्यूम करेंगे कि जहाँ पे वो कमा रहा है, जहाँ पे वो अर्न कर रहा है वो पैसा, वहाँ पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। सपोज़ आपका भाई बाहर है एंड ही इज़ वर्किंग एंड ही इज़ अर्निंग देयर एंड वो सेंड कर रहा है आपको पैसे, ठीक है, तो वो आपको रेमिट कर रहा है, तो आप उसके लिए टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि आपका भाई ऑलरेडी जो अर्न कर रहा है उसमें वो टैक्स पे कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 9, इनकम डीम टू और एक्रू टू अराइज इन इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन आते ही हैं, उससे पहले एक बार सेक्शन नंबर 115JH पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको समरी बताया है कंपनी के लिए, तो यहाँ पे अगर कंपनी का देखना चाहते हैं एक बार देख लीजिएगा, एंड फॉर्म AOP इसके लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिविजुअल के लिए है, तो एक बार देख लीजिएगा। अब ये बार आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन, लास्ट, दैट इज सेक्शन 115JH एंड देन विल वाइंड अप द वीडियो एंड देन सेक्शन आने के लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है ये मैं बता देती हूँ, क्रक्स फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जो आज तक हमेशा नॉन रेसिडेंट हुआ करता था, सपोज़ क्या हो गया, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो गया एंड देयरफॉर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली बार, ठीक है, कहलाया। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी जो कि आज तक इंडिया के टैक्स में एसेस नहीं हुआ है एंड हैज़ बिकम रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू द पोम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, वो नोटिफाई कर सकता है कुछ एक्सेप्शंस, कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ एडप्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कि कैसे इनकम कंप्यूट होगा, ठीक है, कैसे अनऑब्जर्व लॉसेस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह को देखेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ कंडीशंस मतलब दे सकता है, कुछ एग्जेम्पशन, कुछ एडेप्टेशंस, कुछ एक्सेप्शंस, ये सब कर सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस टू अवेल बेनिफिट ऑफ ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो ये जो प्रोविजंस है इसको, ये एक्सेप्शंस को, ये मॉडिफिकेशन एडेप्टेशन को करने के लिए कुछ कंडीशंस भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है, ठीक है। और अगर SSC ये सब सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करें तो जो भी बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था, मतलब जो भी एक्सेप्शन मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड किया गया था वो विड्रॉ हो जाएगा, और जो एसेसिन ऑफिसर है वो अपना इनकम ऐसा कंप्यूट करे, मतलब जो नॉर्मली एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन इंडियन रेसिडेंट, जो भी नॉट सिटीजन, प्लीज़ भूल से भी सिटीजन मत बोल दीजिए, अगर मत बोलना या फिर मत लिख के आना, इट्स ऑलवेज रेसिडेंट एंड
मतलब अगर एज एन इंडियन रेसिडेंट जो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा उस हिसाब से वो पे करेगा, ठीक है। तो अभी हम फर्दर पढ़ेंगे, यहाँ पे अपने को ये बताया गया है कि कैसे कैसे होना चाहिए। कुछ सर्कुलर इशू हुआ है, उस सर्कुलर इशू के हिसाब से यहाँ पे हमको पढ़ना है, ठीक है। सर्कुलर नहीं, नोटिफिकेशन है, ओके। नोटिफिकेशन नंबर 29/2018 में हम अपने को बताया गया कि अपन को कैसे कैलकुलेट करना है। वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से बता दूँगी कैसे होगा। फर्स्ट केस में अपने को डब्ल्यू डी वी डिटरमाइन करना है। तो अगर फॉरेन कंपनीज असेस टू टैक्स इन फॉरेन जुरिडिक्शन और अपने को डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेना है, तो मार्क माई वर्ड्स, डब्ल्यू डी बी एज पर फॉरेन कंपनी जो फर्स्ट या प्रीवियस ईयर में था उसको हम ओपनिंग डब्ल्यू ले लेंगे। अगर अपने को डेप्रिसिएशन नहीं देखना है, मतलब वे डब्ल्यू इज़ नॉट अलाउज एज पर टैक्स रिकॉर्ड, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब जितना डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड होना चाहिए था एज पर द प्रोविज़न ऑफ फॉरेन जुरिडिक्शन उसको ले लेंगे। एंड डब्ल्यू सो अराइव्ड जो हमारा आएगा उसमें डेप्रिसिएशन लेने का जो डब्ल्यू अराइव आएगा उसको अपन ओपनिंग डब्ल्यू प्रीवियस ईयर ले लेंगे। However, अगर foreign company is not access to tax in the foreign jurisdiction, तो जो WDB of the depreciable asset is appearing in the books of accounts as on the first date of the previous year maintained in the books of accounts ही हमारा opening WDB for the said previous year हो जाएगा। Now 3 केसेस है। फर्स्ट एक्चुअली WDB निकालना है, तो फर्स्ट अपने को फॉरेन कंपनी एसेस टू टैक्स इन फॉरेन जुरिडिक्शन है या फिर नॉट टू बी एसेस इन द फॉरेन जुरिडिक्शन। फॉरेन जुरिडिक्शन में नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले लेंगे। फॉरेन जुरिडिक्शन में तो 2 केसेस में, अगर अपने को डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड टू टेक इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, या फिर अपने को WDB डेप्रिसिएशन इज़ नॉट अवेलेबल। हमको यहाँ पे जो फर्स्ट या प्रीवियस ईयर में जो हमारा WDB था वो हम ओपनिंग WDB ले लेंगे। बट इनकेस हमको फर्स्ट अपने को WDB बताया नहीं गया, अपने को पता नहीं है, तो अपन जितना डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउ होना चाहिए था एज पर फॉरेन जुरिडिक्शन वो ले लेंगे। उससे जो WDB आएगा उसको अपन ओपनिंग WDB मांग लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहे हैं। सेम कंपनी इज एसेस टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिडिक्शन, कंपनी इज नॉट एसेस टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रॉड फॉरवर्ड वो अगर नॉट एसेस टू टैक्स इन फॉरेन जुरिडिक्शन है तो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे। बट अगर वो एसेस टू टैक्स इन फॉरेन जुरिडिक्शन है तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एज पर द टैक्स रिकॉर्ड शैल बी डिटरमाइन ईयर वाइज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेड प्रीवियस ईयर। जो टैक्स रिकॉर्ड्स में जैसा था उस हिसाब से अपन देखेंगे। एक बार मैं तो रीड कर रही हूँ, उसके साथ साथ आप भी एक बार पॉज कर करके रीड करते जाएं और उसका समरी बना लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एज पर द टैक्स रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, तो समरी बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदर प्रोविज़न में सेट ऑन सेट ऑफ के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे जो हमारा सेट ऑफ बचा रह गया था उसको हम रिमेनिंग पीरियड में सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड रिमेनिंग पीरियड में हो जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ और यहाँ पे अपने को ये ध्यान देना है कि जो हम सेट ऑफ करेंगे ओनली अगेन सच इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी करेंगे जो कि चार्जेबल टू टैक्स है। अगर आपका उसमें टैक्स से चार्जेबल नहीं था या फिर नहीं होने वाला तो उसमें सेट ऑफ नहीं करेंगे। एक बार आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ पीरियड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन केस वेर अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत सा ऐसा केसेस होता है कि जनरली फॉरेन कंपनीज़ में हमारा कैलेंडर ईयर चल सकता है, बट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च है, उनका 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकता है। तो इस केस में हमारा PL अकाउंट बैलेंस शीट कैसे होगा वो बता रहे हैं। तो इसको हम समझेंगे ये 2 एग्जाम्पल के तरफ से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग ईयर ऑफ फॉरेन कंपनी है वो कैलेंडर ईयर है हमारा 31 मार्च वाला है, तो अपने को कैसे बताना है। तो अभी क्या करेगा, अपने को PL अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो जो नाउ फॉरेन कंपनी PL अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएगी, 3 चीज़ों में बनाएंगे। पहले से को मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, क्या क्वेश्चन है, फॉरेन कंपनी का कैलेंडर ईयर है, अपना फाइनेंशियल ईयर है, तो अपना PL अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अपना 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड जो बनेगा वो है 1 जनवरी 2019 से लेके, ठीक है। जो ये फॉरेन कंपनी का स्टार्टिंग है 31 मार्च 2019 तक 15 महीने का बनेगा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड 1/4/19 से लेके 31 ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। एंड जो थर्ड बनेगा वो बनेगा 12 मंथ
एंडिंग ऑन 31st मार्च, जो नेक्स्ट 12 मंथ का बनेगा उसका, जो हर हर 12 मंथ का, ये दो हमारा बेसिकली ऐसा बनेगा। एंड यहाँ पे फ्रॉम 12 मंथ एंडिंग ऑन 31st मार्च और एवरी सब्सिक्वेंट ईयर में वैसा बनेगा। समझ में आया? एक बार मैं आपको वापस रिपीट करती हूँ क्वेश्चन के साथ कि ओके, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉरेन कंपनी का जो ईयर है वो 1 जनवरी से लेके 31/12 है, और वो रेसिडेंट हो गया है कब? 31/3/20 में, 19-20 में क्या हो गया, वो रेसिडेंट हो गया। मैंने यहाँ पे एक ब्लंडर मिस्टेक किया था, मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे मैंने ब्लंडर मिस्टेक किया, उसको मैं सुधारती भी हूँ। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगेन क्वेश्चन को समझो। फॉरेन कंपनी का ईयर है, कैलेंडर अपना है फाइनेंशियल ईयर, और रेसिडेंट हो रहा है 19-20 में, दैट इज़ 31 मार्च 2020 में। तो सबसे पहले अपन 3 महीने का बनाएंगे, दैट इज़ जो फर्स्ट एक काम करना, सेकेंड वाले में तो आप अपना ईयर ही लिख लेना। आप जो इंडियन हो, आप इंडियन का जो फाइनेंशियल ईयर है वही आ जाएगा आपका 1/4/19, और जो बचा 3 महीने का था दैट इज़ 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, वो पहला आ जाएगा। एंड नेक्स्ट फिर अपने 31 मार्च 20 से नेक्स्ट जितना हर सब्सिक्वेंट ईयर में, फिर वैसे 12 मंथ्स के लिए बनता जाएगा। समझ में आया? ईजी है। सेकंड से स्टार्ट करना, ये आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, उसका जो बचे 3 महीने तो ऊपर आ जाएगा। एंड यहाँ पे थर्ड में नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 12 मंथ्स आपका बनता जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ। अब यहाँ पे आप खुद से करो, आप वीडियो पॉज करके। यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 2 में कि जो फॉरेन कंपनी है उसका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से लेकर 30 जून है, और आपका जो है वो 31 मार्च वाला है। तो अभी आप बताओ। ठीक है, मैं आपको टाइम देती हूँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो यहाँ पेपर। एक सिर्फ 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019। अच्छा, क्वेश्चन में ये आंसर है, सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ़ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनीज फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून एंड द कंपनी बिकम्स रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, मतलब वही 31 मार्च। अब फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे अपना कैसा होगा, तो अगेन अपन जो पढ़े हैं उस हिसाब से करते हैं। सेकेंड में अपना ईयर आ जाएगा, दैट इज़ 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। उससे पहले कितना हुआ है, फर्स्ट में कितने महीने थे अपने यहाँ पे? 31 मार्च 2019 आएगा, इतना पता है। स्टार्ट कब से हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो अकाउंटिंग ईयर है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है जून में। तो ये अपन मानेंगे 1/7/2018, मतलब 1/7/18 से लेकर 31 मार्च 2019 का एक बनेगा, फिर 1/4/19 से 31 मार्च 2020 का एक बनेगा, एंड देन फिर एवरी 12 मंथ का सब्सिक्वेंट बनता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसको आपको एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा। ये अगेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो इम्पॉर्टेंट एरिया था वो ये फाइनेंशियल ईयर का एक हो सकता था आपको एक MCQ में आ जाए, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। एंड अगेन मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ कि एक बार आप इसको खुद से पढ़ें, तभी आपको क्लियर होगा। खुद से पढ़ने के साथ साथ आपको समरी भी बनाना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको खुद से पढ़ना है। अभी ही पढ़ लीजिए इसको प्लीज़ प्लीज़, इसको मतलब पाइलअप मत करते जाइए। 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा, अभी ही ये रेसिडेंशियल स्टेटस और कंपनी ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी ही इसको पढ़ लें। एक बार मैं टेस्ट एंड नॉलेज वाले क्वेश्चन में जाके, अगर मेरे को बाइफोकेट करने हुआ रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो वो एक बार कर देती हूँ, उसके क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, नहीं, एक काम करते हैं, मैं इस पूरे चैप्टर का 3 वीडियोस पार्ट में डालूंगी। फर्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस, सेकंड सेक्शन नंबर 9, एंड थर्ड विल बी योर एनआर टैक्सेशन। उसमें सारे एग्जाम्प्ट इनकम भी उसी में इंक्लूड होंगे। एंड देन थर्ड वाले वीडियो में ही मैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लूँगी, क्योंकि बेसिकली मैंने जो देखा इसमें इंटरलिंकिंग है। कुछ सेक्शन नंबर, अगर जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखें तो उसमें सेक्शन नंबर 9 का रेफरेंस चाहिए। तो बेसिकली आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो बट नो डाउट हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एंड जस्ट आपको एक ये होमवर्क है कि आप प्लीज़ उसके बाद एक जस्ट प्लेन रीड कर लीजिएगा, एंड हो जाएगा वो 5 मिनट के अंदर ही। ठीक है, एंड सेक्शन नंबर 5 तो हमने पढ़ ही लिया है, तो ये आपका खत्म होता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। ठीक है, एंड इंडिविजुअल अचीव के लिए मैंने सेकंड वीडियो डाल ही रखा है, उसी को देख लीजिएगा। नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ, नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगेन क्यों छोड़ के जाना अभी, क्योंकि MCQs से कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये सब जब छोटे छोटे MCQs अपने को नहीं आते ना, तो अपना टेंशन हो जाने लग जाता है कि यार शिट, ये नहीं आया अपने को, ऐसा हो जाता है ना। तो प्लीज़ पढ़ के पूरा जाइए। ओके, so that's it guys, thank you very much for your kind patience, and I hope आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे जाएँ, and please like, share and subscribe, and thank you so much.